स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैरियर लॉन्चर केमिस्ट्री और मैं हूं रवि रोशन सर। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के पॉइंट्स, डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के रिलेटेड टॉपिक्स और उसके क्वेश्चंस देखे थे। साथ ही इधर आप लोगों के मैसेजेस और व्हाट्सएप मुझे मिल रहे हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है कि सर साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो आइए इसी कड़ी में आज का वीडियो हम लोग एक दो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है जो नीट 2019 में पूछा है आपको। क्वेश्चन दिया गया था द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2in4 आयन इज, और ये चार ऑप्शंस दिए गए थे। तो अगर हम यहाँ पे वर्ड रूट पेंट को देखते हैं तो यहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे कि पेंट मीनिंग 5 कार्बन का केस है। तो आप 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन खींचेंगे और इसका नंबरिंग कर देंगे। 2 पर इन ये दर्शा रहा है कि कार्बन नंबर 2 और 3 में डबल बॉन्ड होगा और 4 पे आयन मीनिंग 4 और 5 के बीच ट्रिपल बॉन्ड होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने चर्चा किया था कि टेट्रा वैलेंसी मस्ट बी कंप्लीटेड। तो 4 वैलेंसी में आपको जहाँ जो कमी लग रहा है उसे आप हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। कार्बन नंबर 4 का पूरा है, 3 के साथ एक H होगा, 2 के साथ एक H होगा और 1 के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। अब बारी आती है सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंटिंग की। तो हम लोग काउंट यदि करें कार्बन नंबर 1 से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे मेरे पास 10 सिग्मा हो गया। अब मल्टीपल बॉन्ड्स में यहाँ पे 1 पाई होगा और ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2 पाई होंगे। तो इस तरह से 3 पाई। तो 10 सिग्मा और 3 पाई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पेसीज हैज़ ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ इसी तरह से आप में से जो लोग पहले ही 12th कर चुके हैं वो देखे होंगे 2018 के इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन C2 का केस करके पूछा था कि C2 में कितने बॉन्ड होंगे। तो उसका सही आंसर था ओनली 2 पाई। तो देखिए इसका आंसर आपका 3 होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन की बात करें तो C2 के केस में कन्फिग्रेशन होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2 और इसके आगे पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी इक्वल होता है C2 के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही ऑर्बिटल्स में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो आप देख सकते हैं चूँकि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा पाई में जा रहा है, इसलिए विदाउट सिग्मा यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर गया। तो आंसर हो गया C2। अगले क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया है, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कोवेलेंट इन नेचर। और हेलोजन के फॉर्म में क्लोरीन और ब्रोमीन दिया हुआ है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल या आप बेसिक जब बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहाँ एक थ्योरी आता है फजन्स रूल, जैसा कि आप में से अधिकांश लोग 11th में पढ़ भी चुके हैं। तो अगर कोवेलेंट नेचर देखें तो यहाँ पे चारों कंपाउंड का कोवेलेंट नेचर होगा, बट फजन्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट टेंडेंसी की जो बात होगी इन चारों कंपाउंड्स में, तो कहीं ना कहीं जब ग्रुप के एलिमेंट का साइज बड़ा होगा कैटायन का तो कोवेलेंट नेचर घटता है। आपने देखा है कोवेलेंट टेंडेंसी के लिए कि व्हेन साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस देन कोवेलेंट नेचर विल डिक्रीजेस, दिस इज फजन्स रूल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेरिलियम सबसे छोटा कैटायन होगा, इसलिए सही आंसर होगा आपका 1 BeX2। ये मैक्सिमम कोवेलेंट है। आप लोगों के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे शॉर्टली आप DBE लिखा हुआ देखेंगे बुक्स में। पूरा ये वर्ड होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और इसे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से भी देखिएगा लिखा हुआ।
इसके लिए जो तीसरा वर्ड यूज होता है, उसके लिए अगर हम लोग सिंबल लिखें तो दिस इज IHD, जो पूरा वर्ड है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, अदरवाइज हाइड्रोजन पेयर डिफिशियंसी भी आप कभी कभी देखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टॉपिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और एक चौथा नाम भी आप रख सकते हो, इसे अनसेचुरेशन फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग हेडिंग्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग DV वैल्यू या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और ISD वैल्यू और अनसेचुरेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वर्क है, जो सबसे बेहतरीन यूज़ आप करते हैं, वो इस चीज़ में होता है कि आपके किसी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए कितने पॉसिबल फॉर्म्स हो सकते हैं, मीनिंग आप उसका नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या पॉसिबल क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, वो इसी DB के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। कैसे, इसको हम लोग आगे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग इसके लिए डिफिनीशन की बात करें तो आगे के क्लासिफिकेशन में हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ओपन चेन में सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, और अगर आप अनसेचुरेटेड कहते हैं तो इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। तो किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को उसके सेचुरेटेड ओपन चेन के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए वो कितने हाइड्रोजन एटम्स का पेयर गेन करेगा या कितने H2 मॉलिक्यूल को गेन करेगा, दिस इज DB। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डिफिनीशन में, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H2 which on addition to a given molecule will convert it into open chain saturated molecules or saturated compounds। दूसरे रूप में आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर कहीं क्लोज चेन स्पेसीज दिया गया हो तो हम कितने बॉन्ड्स को ब्रेक करके उसे ओपन चेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज DV वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड्स to convert a molecule into open chain saturated compound। तो उसी को आप DB वैल्यू या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं। अब आइए, जैसा कि अभी हमने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में कहा कि DB वैल्यू आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, DB वैल्यू आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। आप इसके हेल्प से किसी भी कंपाउंड के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को जान सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट केस के रूप में लिख रहे हैं आपको कि कोई मॉलिक्यूल है और उसका DB वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया और सपोज करिए वो वैल्यू 0 आ रहा है, तो DB का 0 वैल्यू ये दर्शाता है कि आपके मॉलिक्यूल में कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड या रिंग नहीं होगा, दैट मीन्स वो कंपाउंड सेचुरेटेड रहा होगा। फिर आगे हम आपको फॉर्मूला वगैरह भी सिखा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हम लोग लिखते हैं कि इफ़ DBE इक्वल्स टू 0 देन
नो डबल बॉन्ड और नो ट्रिपल बॉन्ड और नो रिंग विल प्रेजेंट। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि डीबी वैल्यू 0 होना कहीं ना कहीं सैचुरेटेड कंपाउंड का कंडीशन होता है। अगर हम लोग सेकेंड केस के फॉर्म में रखते हैं कि आपने किसी भी कंपाउंड का डीबी वैल्यू कैलकुलेट किया और उसका डीबी वैल्यू 1 आ रहा है, तो डीबी वैल्यू 1 होने के दो अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है उस कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड हो और 1 रिंग हो। और अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें तो डीबी वैल्यू 1 में हम ले रहे हैं कि 1 डबल बॉन्ड है या 1 रिंग है। बट अगर पूछा जाए कि ट्रिपल बॉन्ड तो हम लोग देखेंगे कि नो ट्रिपल बॉन्ड विल प्रेजेंट। डीबी 1 के लिए ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर इसी प्रकार अगर हम लोग केस 3 के फॉर्म में रखें तो इफ डीबी वैल्यू आपने किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट किया और वो 2 आ गया, तो इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? इसके मीनिंग हो सकते हैं देन हो सकता है आपके मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट और 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट और 2 रिंग्स आर प्रेजेंट और इट मे बी कि इस केस में 1 डबल बॉन्ड हो एंड प्लस 1 रिंग विल प्रेजेंट। तो ये कुछ कंडीशंस होंगे जिनके हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डीबी के अदर वैल्यूज़ को फिर इसी तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें। थ्योरी का पॉइंट मैं आपको सिखाऊं डीबी के लिए, उससे पहले आप एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखिएगा। जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा यहाँ अलग चीज़ है। हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में चर्चा किया था कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी हमेशा कंप्लीट होता है, लेकिन अगर कभी भी कार्बन कैटायनिक फॉर्म में है, दैट मीन्स कार्बोकैटायन है, कार्बन पर जब प्लस चार्ज हो, कार्बो एनायन है, फ्री रेडिकल और कार्बिन, ये कुछ ऐसे केस हैं जहां आपको टेट्रा वैलेंसी कंप्लीटेड नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग स्पेशल केस के फॉर्म में देखें, हमने इस कार्बन पे प्लस चार्ज रखा है, हमने इस कार्बन पे माइनस चार्ज लिया। तीसरे केस के फॉर्म में कहीं आपको डॉट दिया हुआ है, अदरवाइज कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि कार्बन पे जब प्लस चार्ज हो तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्म कहलाता है। कार्बन पे माइनस चार्ज है तो ये कार्बो एनायन का फॉर्म कहलाता है। अगर कार्बन पे एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे कार्बन फ्री रेडिकल लिखेंगे और ये चौथा फॉर्म हो गया कार्बिन। तो ये कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे कार्बन के टेट्रा वैलेंसी कंप्लीटेड नहीं होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं दीज आर सम स्पेशल केसेस in which tetravalency will not completed। तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं इसे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप ये पॉइंट क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, इसके हेल्प से जब हम लोग आगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स या क्लोज चेन के फॉर्म में कोई कंपाउंड दिए गए हों और उस पर आपको चार्ज दिख जाए, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्लस या माइनस चार्ज दिखा करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर कार्बन या अदर हो सकता है आपको ऑक्सीजन भी रहे, नाइट्रोजन भी रहे, बट मैं कार्बन पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, इसका मतलब है कि टेट्रा वैलेंसी से एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। तो आप ऐसे केस में क्या करते हो, अगर डीबी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं
तो माइनस चार्ज के लिए 0.5 dB का वैल्यू इंक्रीज करवा देना है, जो कि हम आगे के पॉइंट्स में देख रहे हैं अभी। अब आगे के पॉइंट के रूप में आप देखें कि आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया हो और उसका dB वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट बना लें, कैलकुलेशन ऑफ dB वैल्यू फॉर गिवन स्ट्रक्चर। तो सपोज करिए कि हम लोगों को बॉन्ड लाइन का फॉर्म दे दिया गया है किसी भी कंपाउंड के लिए, और हमको उस कंपाउंड के लिए dB वैल्यू मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसके लिए जब आपको dB वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए आप एक सिंपल सा ट्रिक अप्लाई करना। आप उस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग प्लस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करके आप इस फॉर्मूला के हेल्प से dB वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर से मैं अभी जैसा कि पीछे के पॉइंट में आपको सिखाया हूँ कि अगर प्लस या माइनस चार्ज रहे तो पर यूनिट प्लस या माइनस के लिए आपको 0.5 वैल्यू ऐड करना है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है और हमको dB वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेकेंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपके लिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और थर्ड स्ट्रक्चर इसी में नीचे डबल बॉन्ड है और ऊपर प्लस चार्ज। अब हमको इसका dB वैल्यू लेना है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ लेकिन एक रिंग है। इसलिए इस कंपाउंड के लिए अगर हम dB वैल्यू लिख रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड एब्सेंट है, ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट है, लेकिन नंबर ऑफ रिंग 1 है, तो आपका dB वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इस केस में अगर हम लोग देखें तो मेरा dB वैल्यू जो सेकेंड केस है, ये 1 डबल बॉन्ड है यहाँ पे और 1 रिंग है, तो यह हम ऐड कर देंगे, तो इस तरह से मेरा dB वैल्यू सेकेंड केस में 2 आ गया। अगर हम थर्ड केस में देखें तो dB वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड एंड एक्स्ट्रा 0.5, जो ये हाइड्रोजन मिसिंग है उसके लिए आपने 0.5 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2.5। अब चौथे कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको सपोज करिए गिवन है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, साइक्लोपेंटेन का फॉर्म है, जिसमें ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है O के साथ और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और भी है। पांचवा स्ट्रक्चर मैं लेता हूँ बेंजीन का, और इसके लिए सपोज करिए आपको dB वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिस इज बेंजीन, हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है इसे। छठे स्ट्रक्चर के रूप में नेप्थालीन, इसमें दोनों रिंग में आप सिंगल डबल अल्टरनेट देख सकते हैं, तो दिस इज नेप्थालीन। अब सातवें स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैं आपके लिए एंथ्रासीन बना रहा हूँ, जिसका आपको dB वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब ये अगर एंथ्रासीन का फॉर्म है तो इसके लिए कुछ इस तरह से सिंगल डबल अल्टरनेट 2 रिंग में तो होगा, लास्ट रिंग में नहीं होता है। इसकी चर्चा फिर आगे हम लोग हकल्स रूल से करेंगे। आठवें कंपाउंड के फॉर्म में सेंटर में एक साइक्लोहेक्सेन हमने लिया और इसके साथ फिर पेरिफेरल कंडीशन में आपके क्लोज रिंग कनेक्टेड हैं, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया। या इसमें और भी रिंग बढ़ा सकते हैं आप, लीजिए मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ इसे। आप यहाँ से भी एक रिंग कनेक्ट कर दिए। तो अगर इन कंपाउंड्स का हमको
डीवी वैल्यू लेना है। अभी कुछ जगह है तो मैं यहाँ पे और भी कंपाउंड को डाल देता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। और क्वेश्चन नंबर 10, क्यूब के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आपको बना हुआ है। यहाँ से सिंगल बॉन्ड से ये कनेक्टेड है, तो सारे कार्बन के बीच में सिंगल अगर रख दो, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इस कंपाउंड का नेम ही हो जाता है आपका क्यूबेन। अब अगर इन केसेस में हमें डीबी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप देख पा रहे होंगे एक रिंग है, एक और एक, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम लिख सकते थे इस केस में कि मेरा डीबी वैल्यू हो जाएगा 3। फिर से देख लें, एक रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए डीबी वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। अगले केस में बेंजीन का फॉर्म है, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए इसका डीबी वैल्यू हो जाएगा आपका 4। अब देखते हैं यहाँ पे 2 रिंग है और आप अगर टोटल काउंट करें तो 5 डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 रिंग और 5 डबल बॉन्ड, तो ओवरऑल डीबी वैल्यू जो हो गया आपका वो 7 हो जाएगा नेप्थलीन के केस में। अगर हम एंथ्रासीन के केस में देखते हैं तो 3 रिंग है, फिर यहाँ से 1 2 3 आपने रिंग काउंट किया, आप डबल बॉन्ड को ऐड करते जाते हैं, तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इसके लिए डीबी वैल्यू जो होगा वो आपका 10 हो जाएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप देख सकते हैं टोटल 2 रिंग ऊपर है, 2 नीचे है और 3 बीच में है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 7 रिंग है। तो इस मॉलिक्यूल का जो डीबी वैल्यू हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, इसका डीबी वैल्यू हो जाएगा आपके लिए 7। यहाँ तो कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रिंग है तो रिंग काउंट करेंगे तो 7 रिंग है, डीबी इज 7। अब आप इस केस में आए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आपका जो डीबी वैल्यू जाएगा, देखिए 2 रिंग है, फिर हम लोग ऐड करते हैं तो 3 4 और ये 5 हो गए, मीनिंग टोटल 2 रिंग और 3 डबल बॉन्ड, तो 5 हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड का ट्वाइस, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, तो ये हो जाएगा ओवरऑल कहीं ना कहीं मेरा 7। अब आइए क्यूबेन के केस में अगर हम लोग देखें तो इसका डीबी वैल्यू 5 आएगा। कैसे, इसको आप फॉर्मूला मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इसको आगे फिर दिखा रहा हूँ। अब अभी इससे पीछे के पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर गिवन हो तो उसका डीबी कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमको स्ट्रक्चर गिवन नहीं हो, डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है कहीं भी आपको और उसके हेल्प से आपको डीबी कैलकुलेट करना हो। तो अब आइए उसके लिए देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना होता है। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस वैल्यू फ्रॉम गिवन फॉर्मूला। हम आप कंसीडर करिए कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दे रखा है और आपको डीबी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत जगह काम देगा आपको। डीबी वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करना हो तो दिस इज C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2। मैं अभी इसका एक डिटेल भी आपको समझा रहा हूँ। अभी आप समझें कि मेरे पास कोई फॉर्मूला गिवन है, सपोज करिए मेरे पास फॉर्मूला गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल के फॉर्म में C4H10, सेकेंड केस है C4H8, थर्ड केस मैंने लिया C3H6Cl2। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन में 1 ऐड कर लेना है और फिर हाइड्रोजन और हेलोजन अगर हैं तो वो ऐड होंगे, इसमें से नाइट्रोजन घटा के ओवरऑल वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉट इंक्लूडेड,
आप जब कभी डीवी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन भी हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, तो आपको ऑक्सीजन या सल्फर को काउंट नहीं करना है, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन या नाइट्रोजन को आप काउंट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस कंपाउंड का फॉर्मूला है C4H10। तो आइए अगर हम इसका डीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन का नंबर हो गया मेरे पास 4, इसमें से एक ऐड कर देना है आपको, तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन है 10 तो -10/2। हेलोजन और नाइट्रोजन तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए सीधे मैंने 10/2 लिख दिया। तो दिस इज 5, 4 + 1 5 -5, सो दिस इज 0। अब अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसी टाइम आपने C4H10 दैट मीन्स ब्यूटेन लिया है, और हम आप लोग को पीछे भी बताए हैं कि DB 0 है, इसका मतलब है कि ब्यूटेन इज सैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड या रिंग नहीं होगा। अब आते हैं C4H8 के लिए अगर हमें DB कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 4 + 1 -8/2 -8/2, तो 5 - 4 दिस इज 1। अब ये DB वो 1 आपका आ गया, इसका मतलब है कि ये जो C4H8 फॉर्मूला है इस कंपाउंड में, कंपाउंड हैविंग आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है, तो आप DB समझ रहे होंगे। अब अगर देखिए मेरे पास फॉर्मूला है C3H6Cl2, हमें इसका DB कैलकुलेट करना है, तो C + 1 दैट मीन्स 3 + 1, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 3 था, माइनस आप ऊपर देख सकते हैं फॉर्मूला में आपने लिखा है हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है आपके पास और हेलोजन 2 है, तो 6 + 2 / 2। नाउ दिस इज 3 + 1 4 -8/2 को आपने सॉल्व किया, 4 हो गया, दिस इज अगेन 0। तो इस कंपाउंड का आपका DB वैल्यू 0 आ गया। अब आइए इसके पीछे के एग्जाम्पल में मैंने आपको क्यूबेन का चर्चा किया था, तो क्यूबेन के लिए DB वैल्यू कैसे 4 आ गया, ज़रा इसको देखते हैं हम लोग। इसके लिए फिर से क्यूबेन के स्ट्रक्चर को आप सोचें, जिसके लिए आपको एक क्यूब बनाया गया था सिंगल बॉन्ड के साथ। तो आप क्यूबेन के स्ट्रक्चर को जब एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हो क्यूब के लिए 8 कॉर्नर्स हैं, तो ये सारे कॉर्नर कहीं ना कहीं कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे 8 कार्बन है। अब अगर इन कार्बन्स के साथ देखा जाए तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक एक H कनेक्ट होगा, तो 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन नीचे के बेस में हो गए। अब 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन आप ऊपर देख सकते हैं, तो इस तरह से आपका क्यूबेन के लिए फॉर्मूला हो गया C8H8। अब अगर हम यहाँ से DB वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए जैसा कि आपका फॉर्मूला है, तो आप नंबर ऑफ कार्बन देखिए यहाँ पे 8 है, इसमें आपने 1 ऐड किया तो 8 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 8, तो 8/2। यहाँ से आपने सॉल्व कर दिया, 8 + 1 9 -4, सो दिस इज 5। तो आपको स्ट्रक्चर में मैंने वैल्यू 5 ही लिखा था। अब एग्जांपल 5 सोचते हैं कि अगर मेरे पास कंपाउंड का फॉर्मूला C6H6 दिया हुआ है, तो आप इसका DB वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आप इसका DB वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 आएगा। आइए देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन DB के लिए आप देख सकते हैं 6 है, तो 6 + 1 -6/2, तो 7 - 3 दिस इज 4। तो ये हो गया आपका DB वैल्यू। इसके बाकी के पॉइंट्स अब हम लोग आगे देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।